चलो बच्चों, तो आज रिवीजन में हम लोग इंग्लिश का फॉर्मेट देखते हैं कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश में कैसी पेपर स्टाइल आती है, वो कुछ समझते हैं हम लोग। देखो, मैंने जब गुजराती का फॉर्मेट समझाया था ना, उस वक्त भी मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश और गुजराती ये दोनों को ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन्हें जो है वो साइड में रखते हैं कि भाई ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है। मेन फोकस आप लोग अकाउंट, स्टेट, इको, सी उस पर दे देते हो, इंग्लिश गुजराती जैसे सब्जेक्ट छोड़ देते हो। लेकिन ऐसा मत करना। इंग्लिश भी आपका मेन सब्जेक्ट है, इवन फर्स्ट लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपका आता है। तो इसलिए अगर इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आ गए ना, तो बाकी के सब्जेक्ट में अगर जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे मार्क्स हुए तो वो इंग्लिश के साथ कवर हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट इग्नोर करने लायक नहीं है, इसमें भी अच्छी मेहनत करने जैसे हैं। बराबर। तो आज हम इंग्लिश का फॉर्मेट देखते हैं और उसमें जो फॉर्मेट्स में टॉपिक्स आते हैं तो उन टॉपिक्स के भी कुछ पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। तो इंग्लिश का फॉर्मेट अगर समझो ना, तो इसमें भी आपके 5 सेक्शन आते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए आपका प्रोज वाइज आता है, मतलब आपके लेसन्स में से आते हैं ये, कि जिनमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आएगा 5 मार्क्स का। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कि आपके चैप्टर में से ही, आपके टेक्स्ट बुक के ही कोई चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा और उस पैराग्राफ में से नीचे जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे और वो पाँचों क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे। मतलब हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शंस। तो वो एमसीक्यू हमें सेलेक्ट करने हैं जिनका आंसर ऑलमोस्ट उसमें होगा ही, पैराग्राफ में होगा ही। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन होगा ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 एमसीक्यू हो तो पाँचों का आंसर आपको पैराग्राफ में से मिले। हो सकता है 1-2 बाहर के एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि जिसका आंसर पैराग्राफ में नहीं होगा। मतलब क्या, ऐसा कि पैराग्राफ दिया हुआ होगा और नीचे एक एमसीक्यू होगा कि ये पैराग्राफ कौन से लेसन का है। तो अगर आपका टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से रीडिंग होगी या इवन हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो आपको पता चलेगा ना कि ये पैराग्राफ कौन से लेसन का है। ऐसा पूछ सकते हैं ना। या तो फिर उस पैराग्राफ में अगर कोई राइटर लिख रहा है तो नीचे एमसीक्यू में पूछेंगे कि भाई ये चैप्टर कौन से राइटर ने लिखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन आएंगे वो एमसीक्यू टाइप आएंगे। और उस एमसीक्यू में ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ कि सबके आंसर ऊपर पैराग्राफ में से मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 5 में से 1 या 2 एमसीक्यू आपका बाहर का पूछें, तो उसकी तैयारी रखना। दूसरे आते हैं फिलअप्स 5 मार्क्स के। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वो वोकेबुलरी के आएंगे आपके। मतलब आपके टेक्स्ट बुक का ही कोई पैराग्राफ होगा, कोई चैप्टर का पैराग्राफ आपको दिया हुआ होगा जिसमें 10 ब्लैंक्स होगी, बराबर ना। उसी पैराग्राफ में से बीच बीच में से वर्ड्स कट करके वो ब्लैंक बनाकर आपको देंगे और साथ में 10 ऑप्शन भी होंगे। 5 मार्क की ब्लैंक्स में आपकी 10 ब्लैंक्स आएगी और साथ में 10 ऑप्शंस भी होंगे। आपको खाली पता करना है कि कौन सा ऑप्शन कौन सी ब्लैंक में करेक्ट आएगा। ठीक है ना। ये फिलअप्स आएंगे आपके। और फिर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 15 मार्क्स के। 3 मार्क के 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको 7 क्वेश्चंस पूछेंगे टेक्स्ट बुक के प्रोज में से ही, लेसन्स में से ही 7 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें से 5 आपको लिखने हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन लिखने हैं ना, तो देखो 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। मतलब आपका हर एक क्वेश्चन पर्टिकुलर कम से कम 1 पेज जितना होना चाहिए। कम से कम आपकी सप्लीमेंट्री का 75% टू 1 पेज जितना तो होना चाहिए। तो 3 मार्क का आपका एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज है ये आपकी इंग्लिश। और ये क्वेश्चन आंसर्स भी कैसे लिखोगे, तो उसमें 2 पैराग्राफ में क्वेश्चन को डिवाइड किया करो। पहला छोटा पैराग्राफ लिखा करो 3-4 लाइन में, कि जिसमें उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन लिखो कि दिस क्वेश्चन इज़ टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ, जो भी चैप्टर का नाम हो, रिटन बाय, फिर जो राइटर का नाम हो, एंड इन दिस चैप्टर इट इज़ डिस्क्राइब्ड दैट, फिर इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, या इट इज़ मेंशन दैट, या जो भी उसमें डिस्क्राइब किया हुआ हो उसकी शॉर्ट समरी लिखो। तो पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का लिखो और सेकंड पैराग्राफ में फिर आप जो है वो उसका आंसर एक्सप्लेन करो, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसे एक्सप्लेन करो। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसे प्रॉपरली लिखना। 3-3 मार्क के 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। फिर सेक्शन बी इसकी तरह ही आएगा, वो पोएट्री में से जो आपकी पोएम्स हैं पीछे, उन पोएम्स में से पूछे जाएंगे, जिनमें से भी पहले कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पोएम कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक की ही पोएम की कुछ लाइन्स दी गई होगी, उनके ऊपर से क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और ध्यान देना, क्वेश्चन आंसर होंगे, एमसीक्यू नहीं। यहाँ 5 मार्क्स में, सॉरी 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे।
मतलब ऊपर पोएम की लाइन दी गई होगी और नीचे क्वेश्चंस होंगे। और इसमें भी ध्यान देना, ये जो पोएम के क्वेश्चंस होंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है उसके आंसर आपको उन पोएम की लाइंस में से ही मिले। मतलब इसमें भी जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे ना, वो पोएम के रिलेटेड होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ उसी पैराग्राफ में से उसका आंसर हो। जैसे इसकी तरह ही इसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि ये जो पोएम दी गई है वो कौन सी पोएम है, उस पोएम का नाम बताओ या उस पोएम के पोएट बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे उसमें पोएम रिलेटेड, तो इसमें आपकी पोएम अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, वो तो आपको पता ही है कि फिगर ऑफ स्पीच आपको भी एमसीक्यूज वाइज पूछेंगे। पोएम की कोई भी एक लाइन दी गई होगी और उसमें कौन सी पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच होगी वो आपको बताना है। और फिर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 8 मार्क्स के, मतलब इसमें आपको 2 मार्क के 4 क्वेश्चंस आएंगे, बराबर। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। और इसमें भी 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आपकी जो सप्लीमेंट्री होगी एग्ज़ाम की उसमें 50% to 75% जितना पेज कवर होना चाहिए ये पोएम के क्वेश्चंस में। और पोएम के क्वेश्चंस भी उसी तरह से लिखने हैं जैसे चैप्टर के लिखने हैं। पहले एक छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन लिखो कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी पोएम में से लिया गया है, उस पोएट का नाम, उस पोएम में किसके बारे में है, कौन से टॉपिक के ऊपर पोएम है, और फिर सेकंड पैराग्राफ में उसका आंसर एक्सप्लेन करो, बराबर है ना। तो ये सेक्शन ए और बी ये दोनों वो आपके प्रोज और पोइट्री के ये क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड ये आपके दोनों होंगे सेक्शंस। और दोनों सेक्शंस भी अगर आप लोग मिलाओ ना तो उसमें आपके जो है वो कितने हो जाते हैं 25 एंड इसमें हो जाएंगे 15, मतलब टोटल 40 मार्क्स का आपका ये 2 सेक्शन आ जाते हैं। मतलब इसमें भी अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर पोएम्स अच्छी तरह से कंप्लीट करो ना तो भी आपके 40 मार्क्स कवर हो जाते हैं इसमें। फिर सेक्शन ए बी के बाद सेक्शन सी आता है जो आपका ग्रामर रिलेटेड सेक्शन है, कि जिसमें सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 मार्क्स के आएंगे, कि इसमें आपको चैप्टर की ही आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर की ही कोई भी 4 लाइन से दी गई होगी कि जिसमें जो एरर हो वो एरर आपको रेक्टिफाई करके लिखनी है, जब जैसे आपको हर स्टैंडर्ड में आता है वैसे ही। और इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं आते। इसमें आपकी चैप्टर रीडिंग जितनी अच्छी होगी और जितनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, जितनी इंग्लिश में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी कि कहाँ पर वॉज वेयर लगाना है, टेंसेस कहाँ पर सही होते हैं, वॉइस कहाँ पर सही होता है, अगर ये सब चीज़ें आपका पर्टिकुलर बेस सही तरह से होगा ना तो ये एरर आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। तो ये 4 मार्क्स की एरर आएगी आपकी। फिर ईडियम फ्रेसेस आते हैं 4 मार्क के, ये आपको एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, ऑप्शन बेस्ड आएंगे आपको। ईडियम एंड फ्रेसेस, एक पर्टिकुलर लाइन आपको लिखी गई होगी, सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उस सेंटेंस में से ईडियम कौन सा है या फ्रेज कौन सा है वो पहचानना है और उसका करेक्ट मीनिंग नीचे 3 ऑप्शन में से बताना है। उसमें कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ होगा, उसमें ईडियम या फ्रेज कौन सा है वो आपको पता करना है पूरे सेंटेंस में से, और फिर उसके नीचे 3 ऑप्शन होंगे, उस 3 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। वो 4 मार्क के आएंगे ईडियम फ्रेजेस। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 4 मार्क्स की आएगी, बराबर ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये भी आपको हर साल आती है कि आपको डायरेक्ट स्पीच के 3 या 4 डायलॉग्स दिए गए होंगे, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, पैराग्राफ वाइज उसको कन्वर्ट करना है, वो 4 मार्क्स में आएगा। और फिर डूएज डायरेक्टेड आएंगे 8 मार्क्स के, ये डूएज डायरेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। इन डूएज डायरेक्टेड में आपका टोटली सब ग्रामर आ जाता है। ग्रामर के जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपने अभी तक 12th स्टैंडर्ड तक सीखे हैं वो सभी ग्रामर के पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फिर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। 8 मार्क के ये एमसीक्यूज आएंगे आपके। तो सेक्शन सी अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर सेक्शन सी भी आपका 20 मार्क का आता है, 20 मार्क के ये ग्रामर पॉइंट्स आते हैं। फिर सेक्शन डी जो रीडिंग राइटिंग पॉइंट्स हैं, कि जिनमें आर्टिकल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और ईमेल राइटिंग, ये जो है वो 4 चीज़ें चारों 5-5 मार्क की आएगी, बराबर। ये सब कैसे लिखी जाते हैं वो फॉर्मेट में अभी बता रहा हूँ, शॉर्ट में एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये चारों ही कंपलसरी हैं आपके। तो ये सेक्शन डी में रीडिंग राइटिंग ये हो जाए तो उसके बाद सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई में राइटिंग स्किल आपकी, कि जिसमें रिपोर्ट राइटिंग है, जॉब एप्लीकेशन है और ऐसे और स्पीच, ये दोनों और में आते हैं, बराबर। ये आपके 20 मार्क्स का आता है। इनमें भी ये दोनों कंपलसरी है, रिपोर्ट राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन। ऐसे और स्पीच में से सिर्फ आपको ऑप्शन आते हैं, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लिख सकते हो, ठीक है ना।
तो ये दोनों भी 20-20 मार्क्स के, टोटल 40 मार्क्स का आता है आपका रीडिंग राइटिंग सेक्शन, कि ये टोटली ये दोनों आपके अनसीन आते हैं। सेक्शन सी में भी जो ग्रामर के पॉइंट्स आते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आपके टेक्स्ट बुक के ही आते हैं। सेक्शन ए बी सी आपके टेक्स्ट बुक का, सेक्शन डी और ई वो आपका अनसीन, बाहर से कुछ भी पूछ सकते हैं, बराबर है। तो इनके एक बार फॉर्मेट देख लें कि इनको लिखना कैसे है। अब जैसे इनके अगर फॉर्मेट समझें तो सबसे पहले सेक्शन डी का फॉर्मेट समझें। सेक्शन डी में पहले लिखना है आर्टिकल। अब आपको पता है आर्टिकल और रिपोर्ट, सेक्शन ई में आपको रिपोर्ट आता है 5 मार्क्स का। ये रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों का फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। कि अगर आर्टिकल हमें लिखना है ना, तो आर्टिकल कैसे लिखते हैं? आर्टिकल शुरू करने के लिए सबसे पहले ऊपर टाइटल, मतलब जो भी टॉपिक के ऊपर लिखना है वो टॉपिक पहले सेंटर में लिखेंगे, और यहाँ पर लिखा जाता है डेट और प्लेस, डेट और प्लेस वहाँ पर लिखेंगे कि ये आर्टिकल राइटिंग ऐसे शुरू करते हैं। और उसके बाद एक पैराग्राफ में आर्टिकल लिखना है हमें। और रिपोर्ट राइटिंग जो लिखनी है ना, साथ में ये भी समझाना है रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग भी ऐसे ही लिखा जाता है कि सबसे पहले ऊपर टाइटल, यहाँ पर डेट और प्लेस, और उसके बाद एक सिंगल पैराग्राफ में पूरी रिपोर्ट लिखनी होती है। अब यहाँ पर कुछ बातें जानो कि जैसे जनरली देखो डेट और प्लेस हमें लिखना होता है। कोई डेट यहाँ लिखता है, प्लेस यहाँ पर, कोई प्लेस यहाँ लिखता है और डेट यहाँ पर लिखता है पेजेस के, कोई प्लेस पहले डेट बाद में, कोई टाइटल बाद में लिखता है। देखो कैसे भी लिखो, आर्टिकल या रिपोर्ट लिखते वक्त ये 3 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। टाइटल होना चाहिए प्रॉपर, डेट और प्लेस होनी चाहिए। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता इन चीज़ों का, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए बस। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि पहले डेट ही आनी चाहिए या पहले इसी साइड या उसी साइड हमें लिखना चाहिए। देखो अगर प्रैक्टिकल बात करूँ ना, तो कितनी बार स्कूल में या टीचर्स ऐसे समझाते हैं कि यार देखो ऐसा नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे, डेट यहीं होनी चाहिए, प्लेस वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये आपका राइटिंग स्किल में आते हैं ये दोनों, कि जिसमें आपका मेन पैराग्राफ देखा जाता है कि आपने कैसे बरोबर लिखा है या नहीं, या आर्टिकल या रिपोर्ट बरोबर लिखा है या नहीं, वो देखा जाता है। अब प्रैक्टिकली अगर देखें ना, जैसे ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं या मैगज़ीन आर्टिकल्स आते हैं, तो एक मैगज़ीन में यहाँ पे डेट और प्लेस लिखी हुई होती है, एक मैगज़ीन में यहाँ लिखा हुआ होता है, एक मैगज़ीन में वहाँ लिखा हुआ होता है। तो वो क्या सब गलत फॉर्मेट अप्लाई करते हैं? तो ऐसा नहीं होता। हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, डेट और प्लेस लिखना ज़रूरी है। कहाँ? वो नहीं कि भले डेट यहाँ और प्लेस यहाँ लिखो तो भी ठीक है। आपका राइटिंग स्किल है, इसमें आपके मेन मार्क्स राइटिंग के मिलते हैं, इसके नहीं, बराबर है ना। तो देखो आर्टिकल और रिपोर्ट लिखने के लिए ये 3 चीज़ें लिखना दोनों में। और आर्टिकल और रिपोर्ट में फ़र्क क्या है? तो आर्टिकल और रिपोर्ट में मेन डिफरेंस ये है कि रिपोर्ट जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है। पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई मैंने ये एक्सपीरियंस किया था या मैंने ये चीज़ देखी थी। और जबकि आर्टिकल, वो आर्टिकल एक सिचुएशन बताता है, वो एक्सपीरियंस उसमें नहीं बताया जाता, उसमें सिचुएशन बताई जाती है कि ऐसा हुआ था, ठीक है ना। जैसे अगर कोई बस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखनी है और आर्टिकल लिखना है, दोनों में फ़र्क बता रहा हूँ खाली, कि अगर कहीं पे बस एक्सीडेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट भी लिखनी है और आर्टिकल भी लिखना है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो जब अगर रिपोर्ट लिखनी हो ना, फॉर्मेट वैसा ही, रिपोर्ट लिखनी हो तो यहाँ पे एक पैराग्राफ से शुरू करेंगे और जिसमें रिपोर्ट में पर्सनल एक्सपीरियंस बताया जाता है कि भाई कल शाम को मैं अपनी बाइक लेकर जा रहा था, तभी जो है वो मैंने साइड में देखा कि एक कार और एक बस की जो है वो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर। तो भाई मैं वहाँ जा रहा था, मैंने ऐसा देखा, फिर वहाँ पर लोग जमा हुए, वहाँ पर एम्बुलेंस आई, इतना नुकसान हुआ, वो मैंने देखा। रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? आई करके लिखा जाता है उसमें पूरा, कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया जाता है कि हाँ भाई मैंने ये सब चीज़ें देखा, मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की। जबकि आर्टिकल, वही अगर बस एक्सीडेंट का आर्टिकल बताना हो ना, तो उसमें आई वर्ड नहीं आता, मैंने देखा ऐसे नहीं। हाँ वो सिचुएशन हुई कि कल शाम को इस एरिया में एक कार और एक बस की एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर, कि जिसमें इतने लोगों की डेथ हुई या इतने लोग घायल हुए, वहाँ पर इस तरह से लोग जमा हुए, इस तरह से वहाँ पर एम्बुलेंस आई। तो वहाँ सिचुएशन क्या हुई वो उसमें डिस्क्राइब करना होता है आर्टिकल में। भाई हमने क्या देखा आई करके अपना एक्सपीरियंस वो उसमें एक्सप्लेन नहीं करना होता। समझ आ रहा है ना। तो आर्टिकल या रिपोर्ट कुछ भी लिखो तो इसी तरह से डेट और प्लेस ऊपर टाइटल, जैसे अगर लिखना हो कि भाई आर्टिकल ऑन बस एक्सीडेंट, फिर वहाँ डेट, प्लेस कौन सी, तो चलो भाई सूरत सिटी, तो सूरत सिटी, डेट किस डेट को
क्या कह सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ था वो, या जिस डेट को आप आर्टिकल लिख रहे हो वो डेट लिखो उसमें, और फिर यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ में लिखो, एक सिंगल पैराग्राफ में ही आर्टिकल या रिपोर्ट लिखा करो। तो ये समझ में आ गया ना, आर्टिकल कैसे लिखना है और रिपोर्ट कैसे लिखना है, ये दोनों ही उसमें हो गए। अब उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हमें करनी है ना, एडवर्टाइजमेंट लिखना है ना, तो उसका तो कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट में तो आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है कि इवन एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आप लोग ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हो। कि जैसे अगर कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, जैसे अगर आपके पास पुरानी कार है और वो कार बेचनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, ठीक है ना, एक पुरानी कार बेचनी है उसकी एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए जनरली जो है, एक बॉक्स बनाया करो, ऊपर हेडिंग लिख दिया करो, ऊपर टाइटल कि भाई किसके बारे में आप लोग एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो, भले ऐसे बॉक्स नहीं, नॉर्मल टाइटल लिख दिया करो, और यहाँ पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट लिखो। जैसे आपको लिखना हो, इस बॉक्स में अपनी क्रिएटिविटी बताओ, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। आप लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, कहीं पे बाहर घूमने जा रहे हो तो बड़े बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट देखते होगे। तो वैसे कैसे भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो, कि जैसे अगर आपको पुरानी कार बेचनी है और उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लिखनी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि सेल ऑफ ओल्ड कार, बराबर। चाहिए तो यहाँ पर जो है वो कार ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ अगर ऑफ़र लिखनी है कि भाई जल्दी से जो है वो अगर कांटेक्ट करोगे तो आपको इतने परसेंटेज का डिस्काउंट मिलेगा, तो भाई वो 10% डिस्काउंट, कुछ अगर ऑफ़र लिखनी हो तो वैसे ऑफ़र। यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स वगैरह अगर बनानी हो तो वो ड्राइंग बना सकते हो आप लोग। सिर्फ यहाँ एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें मेन होनी चाहिए ना, वो खाली मैं बताऊं कि किस चीज़ के आप लोग सेलिंग कर रहे हो, किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है, वो ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए। कि जैसे अगर कार की आप लोग सेलिंग कर रहे हो तो वो वहाँ पर मेन दिखना चाहिए कि हाँ भाई कार की सेलिंग है। ऐसे नहीं फिर ड्राइंग में और डिज़ाइन में ही आप लोग पूरा भर दो और क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या किसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो पता ही ना चले। एक मेन टॉपिक उसमें आना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, दूसरी चीज़ इसमें बता रहा हूँ कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, वो हो सके तो यहाँ एंड में, कि पता तो चले आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो वो अगर जिसको कार ख़रीदनी है तो वो ख़रीदे कहाँ से, एडवर्टाइजमेंट में वो कॉन्टैक्ट नंबर तो होना चाहिए ना। कॉन्टैक्ट नंबर या तो एड्रेस, कि अगर कोई घर की एड्रेस है तो वो भी आखिरी में, भले चाहिए तो आखिरी एक पट्टी बना दिया करो और यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया करो। तो आपका टॉपिक, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, ये तीन चीज़ें मेन होनी चाहिए। और बाकी की जगह में जैसे आपको करना हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्टिव बनाना हो वैसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें खाली एडवर्टाइजमेंट में मेन लिखना, फिर अंदर का जैसे आपको लिखना हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट राइटिंग वो 5 मार्क्स की। उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स का। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन क्या, कि इसके लिए आपको पेपर में ना एक पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ होगा। डेटा में या तो कोई टेबल दी गई होगी, कोई ग्राफ बना हुआ होगा, कोई चार्ट बना हुआ होगा, ठीक है ना, या कोई ड्राइंग दी गई होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी और उसे देखकर आपको 5 से 6 सेंटेंस लिखने हैं। उसे कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। कि अगर कोई टेबल दिया हुआ है, कोई ग्राफ दिया हुआ है, कि चलो ग्राफ में जो है वो हमारी कंट्री की पॉवर्टी के बारे में दिया हुआ है कि 1950 से लेकर अभी 2021 तक, अब तक जो है वो पॉवर्टी में कैसे ऊपर नीचे हुआ है, उसके लिए एक ग्राफ दिया हुआ है कि भाई कितनी पॉवर्टी कम हुई या किस साल थोड़ी पॉवर्टी बढ़ी। तो उस ग्राफ देखकर आपको उसके बारे में 5 से 6 सेंटेंस लिखना है, जिन सेंटेंस में ऑलमोस्ट पहला सेंटेंस तो आपका वही लिखा जाता है कि ये ग्राफ, वो ड्राइंग या टेबल जो भी है वो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, बराबर। कि जैसे अगर ये पॉवर्टी का ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ आता है ना, तो अगर वो बार ग्राफ दिया हुआ है तो नीचे लिखेंगे ना कि दिस बार ग्राफ डिस्क्राइब अबाउट अबाउट आवर पॉवर्टी ऑफ, अबाउट पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखने हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट तो वही कि भाई वो टॉपिक किसके बारे में दिया हुआ है वो लिखो, और उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखो। जिन पॉइंट्स में 5 से 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं ना, तो 2-3 पॉइंट आपके ग्राफ में जो दिए हुए हैं उसी नंबर को लिखो। कि जैसे 1950 में इतना जो है वो पॉवर्टी थी, 2020 में अब इतनी पॉवर्टी हो गई, तो फिर सेंटेंस बना के लिखो कि भाई इतने 70 ईयर्स में पॉवर्टी में जो है वो इतनी गिरावट आई, या भाई इतनी कम हो गई पॉवर्टी, बराबर।
और फिर कुछ अपने पॉइंट्स भी ऐड करो। भाई ये पॉवर्टी क्यों कम हुई, उसके रीज़न ग्राफ में तो नहीं दिए गए होंगे कि पॉवर्टी कम क्यों हो गई, तो पॉवर्टी क्यों कम हो गई तो उसके बारे में लिख सकते हैं ना कि हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट किया है, यहाँ पर हर सेक्टर का जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर। तो ऐसे अपनी नॉलेज भी लास्ट के 1-2 पॉइंट में डिस्क्राइब करो कि जिससे पता चलेगा कि जो भी ऊपर डेटा दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन आपने बरोबर किया है, बरोबर। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद ईमेल राइटिंग लिखनी है। तो ईमेल राइटिंग कैसे, ईमेल राइटिंग समझो आपके लेटर की तरह ही होता है, बस लेटर में ऊपर एड्रेस लिखते हैं, उस एड्रेस की जगह पर यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है। तो ईमेल राइटिंग जब लिखो ना, तो ईमेल राइटिंग के लिए कोई बॉक्स बनाते हैं, कोई नहीं बनाते, वो आपकी मर्ज़ी कि अगर बॉक्स बनाकर लिखो ईमेल राइटिंग तो भी ठीक है, और अगर बॉक्स बनाकर नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखनी है ईमेल राइटिंग तो भी ठीक है। तो ईमेल राइटिंग में सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पर टू में लिखा जाता है कि जिसको आप मेल भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी, ठीक है ना। जिसको भी आप मेल भेज रहे हो तो उसमें xyz@gmail.com के यहाँ पर सामने वाले की ईमेल आईडी लिखनी होती है। उसके बाद फ्रॉम में अपनी ईमेल आईडी, इसमें भी अपनी ईमेल आईडी में अपनी रियल आईडी एग्ज़ाम में मत लिखना, ठीक है ना। ना ही एग्ज़ाम में कोई नाम लिखा जाता है, यहाँ एग्ज़ाम में लिखा जाता है ABC या XYZ PQR, ऐसा ही कुछ भी लिख देना, यहाँ भले 123@gmail.com। यहाँ फ्रॉम में अपनी आईडी लिख देना, बरोबर। उसके बाद लिखा जाता है CC, कार्बन कॉपी जिसे कहते हैं। कि अगर आपको ये मेल एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है, कि अगर 50 लोगों को साथ में भी भेजना है, तो मेन एक आईडी यहाँ पे लिखी जाती है 2, बाकी की 49 आईडीज़ यहाँ लिखी जाती है CC में, बरोबर ना। प्रैक्टिकली तो ऐसे लिखा जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में भी आपको अगर यहाँ पर लिखना हो CC में, तो दूसरी 2 या 3 ईमेल आईडीज़ लिख सकते हो, या भले एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी लिख सकते हो कि अगर किसी और को भी ये मेल फॉरवर्ड करना है तो वो सब यहाँ CC में लिखना। ये कार्बन कॉपी अगर लिखना हो तो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कि किस टॉपिक पर है वो, ये ईमेल आपका कौन से टॉपिक पर है वो लिखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं वैसे ही, सब्जेक्ट के बाद वैसे ही कि अगर आपको ये इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल मेल मीन्स कि अगर आप अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स उन्हें लिख रहे हो, वो इनफॉर्मल आता है ना। तो उसके लिए आप लोग शुरू कर सकते हो ना कि भाई डियर फ्रेंड या डियर फादर या डियर मदर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर वो लेटर की तरह शुरू करेंगे। और आखिरी में लिखा जाता है ना कि योर्स लविंगली या योर्स फेथफुली, बराबर। लास्ट में यहाँ पर अपना नाम या XYZ लिख देना वहाँ पर। ये इनफॉर्मल में। अगर फॉर्मल में लिख रहे हो कि भाई जैसे फॉर्मल मतलब कि अगर आप कोई कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हो, कोई कंपनी के मालिक को, या स्कूल के प्रिंसिपल को या टीचर को अगर मेल लिख रहे हो, तो वहाँ पर डियर से नहीं शुरू करते, वहाँ पे फिर लिखते हैं रिस्पेक्टेड, कि रिस्पेक्टेड सर। फिर वहाँ से जो है वो मेल शुरू करते हैं, और उसके आखिरी में भी भले यही लिखना है, योर्स फेथफुली और अपना नाम, बराबर। तो ये ऐसे ईमेल राइटिंग लिखी जाएगी, ये भी आपके 5 मार्क्स में आएगा। तो इसमें अगर ये बराबर लिखा है तो ये बाकी का पोर्शन वो तो आप नॉर्मल जैसे लेटर लिखते हो, नॉर्मल जैसे बातें करते हो वैसे आप लिख सकते हो, बराबर ना। लेकिन नॉर्मल भी थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश में, ठीक है ना। आप लोग जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो, वो मैसेज वाली इंग्लिश मत लिखना है इसमें, ये आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइटिंग स्किल आती है वो राइटिंग स्किल थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए आपकी, बराबर। अब जैसे ईमेल राइटिंग देखा, आप सेक्शन ई देखें, उसमें रिपोर्ट राइटिंग तो मैंने आपको बताई कैसे लिख सकते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन के बारे में समझे, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। जैसे एक एग्जांपल के साथ अगर समझे कि जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, कि चलो जॉब एप्लीकेशन कोई कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो कैसे लिखना है उसका मैं फॉर्मेट भी बता रहा हूँ, एकदम सिंपल और इफ़ेक्टिव फॉर्मेट बता रहा हूँ कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो उसमें जैसे शुरू करता है ना, तो सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन में यहाँ पर आप लोग अपनी एड्रेस लिखो। सबसे पहले यहाँ पर लिखी जाती है एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस जो आपकी अपनी एड्रेस होगी। एग्ज़ाम में लिखना है तो इस एड्रेस में तो भले XYZ या कुछ भी लिख कर आओ, बाकी रियली जब 12th के बाद आप लोग कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पर अगर आप लोग को एप्लीकेशन देनी है तो उसके लिए भी यही फॉर्मेट ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखी जाती है, अपनी एड्रेस,
और उसके बाद यहाँ पर 2 करके सेकंड एड्रेस लिखी जाती है। सेकंड एड्रेस होती है कंपनी की एड्रेस, कि जिस कंपनी में आप लोग एप्लीकेशन भेज रहे हो, कि जैसे यहाँ पर लिखा जाता है टू CEO ऑफ डैश कंपनी, जो भी कंपनी का CEO हो वो, और उस कंपनी की एड्रेस, कि जैसे अगर वो सूरत में है तो सूरत, बराबर। यहाँ अगर पूरी एड्रेस हो तो वो पूरी एड्रेस वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आप किसे लेटर भेज रहे हो, किसे एप्लीकेशन भेज रहे हो उसको, कि अगर स्कूल में एप्लीकेशन भेज रहे हो तो टू द प्रिंसिपल ऑफ डैश स्कूल, जो भी स्कूल का नाम हो वो, और वो स्कूल कहाँ पे आया हुआ है उसकी एड्रेस। तो 2 करके यहाँ पर वो लिखा जाए सामने वाले की एड्रेस, जैसे आप एप्लीकेशन भेज रहे हो ये एड्रेस यहाँ पे लिखी जाएगी। और यहाँ पर उसके बाद डेट लिखेंगे, आज की डेट, कि जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की डेट। उसके बाद डेट के बाद सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट में वही लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, कि मैनेजर की पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ पर पहला एक पैराग्राफ लिखा जाएगा, छोटा सा 2-3 लाइन का पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में क्या लिखोगे, तो इस पैराग्राफ में ये लिखा जाएगा, सबसे पहला पॉइंट कि आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, वो एक पॉइंट लिखेंगे। कि जैसे इसमें आप भले अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे पहली लाइन आप लोग लिख सकते हो कि भाई कल के दिव्य भास्कर के न्यूज़पेपर में मैंने आपकी ये ऐड देखी थी कि आपको मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए मैं ये एप्लीकेशन आपको भेज रहा हूँ, बराबर। ऐसे फर्स्ट लाइन आप लोग लिख सकते हो ना उसमें। ठीक है, यहाँ अगर न्यूज़पेपर में नहीं तो और कहीं पर देख सकते हो कि कल भाई जो है वो naukri.com वेबसाइट पे अब तो इंटरनेट पर भी ऐसे एप्लीकेशंस आती है ना, कि naukri.com वेबसाइट पर मैंने जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि आपको मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं ये एप्लीकेशन आपको भेज रहा हूँ। तो पहली लाइन उसमें वो लिखेंगे, और साथ में लिखेंगे कि भाई मेरा जो है वो रिज्यूमी या मेरा बायोडेटा वो इस तरह से है। यहाँ पर लास्ट लाइन फिर वो लिखेंगे, पहले वो लिखो, फिर लास्ट लाइन में लिखो कि माई रिज्यूमी और माई बायोडेटा इज़ एज फॉलो। और उसके बाद फिर वो बायोडेटा शुरू करो। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग लगाओ बायोडेटा, जिसमें आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखो, कि जिस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले नेम, आपका नेम लिखेंगे, एड्रेस, फिर बर्थ डेट, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है ना, ये मेन चीज़ें जो जो आपकी बायोडेटा में आता है वो सब मेन चीज़ें उसमें लिखेंगे, कि नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद जो है वो आपका रिलीजन, कि आपका रिलीजन वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में तो आपका इंडियन ही आता है, कि नेशनलिटी इंडियन, बराबर, वो लिखेंगे। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कि यहाँ पर आप लोगों को अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, बराबर। ये आपका मेन पॉइंट आता है। ये सब तो चलो आप अपने हिसाब से लिखोगे, यहाँ पर मेन पॉइंट कि जिसमें भले एक टेबल बनाकर लिखो तो वो ज़्यादा सही रहता है। जहाँ टेबल में यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डिग्री, कि आपके पास कौन सी डिग्री है वो। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है वो डिग्री कौन से बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी में से ली है, वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद यहाँ पर ईयर लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में वो डिग्री आपने हासिल की थी, कौन से साल में पास किया था वो। और यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, ऐसा एक टेबल बना दिया करो कि जहाँ पर डिग्री में, कि जैसे अगर मैं मैनेजर की पोस्ट बता रहा हूँ तो उसमें डिग्री में सबसे पहले SSC आता है, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड, कि 10th स्टैंडर्ड का आपका जो बोर्ड की एग्ज़ाम हुई वो बोर्ड के एग्ज़ाम के ईयर और परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर बोर्ड लिखेंगे कि चलो गुजरात बोर्ड है तो GSEB बोर्ड, बराबर। कौन से साल में पास किया, कितने परसेंटेज आए वो आप लिख सकते हो। उसके बाद HSC, कि आपका 12th भी चलो यही बोर्ड आता है, कि गुजरात है हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, GHSEB, उसमें भी उसका साल और परसेंटेज। उसके बाद
अगर मैनेजर की डिग्री है तो उसके लिए फिर बीबीए, एचएससी के बाद बीबीए, कि भाई बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से लिया है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम, उसका साल, उसके परसेंटेज, और उसके बाद एमबीए, कि एमबीए का भी यूनिवर्सिटी, साल और परसेंटेज लिखेंगे। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है ना आपका एप्लीकेशन में, जो ऑलमोस्ट हर एक चेकर जो होते हैं, जो चेक करने वाले चेक करते हैं, वो आपका चेक करते हैं ये ईयर, बराबर ना। यहाँ पर ये ईयर चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो डेट लिखी जाती है ना, वो काफ़ी जगह पे लिखी जाती है। एक आपकी बर्थ डेट होती है, बराबर, उस बर्थ डेट के बाद आप लोग यहाँ पर लिख देते हो जो भी साल लिखते हो, और दूसरा एक डेट यहाँ लिखी जाती है, बराबर। इसके बाद भी एक पॉइंट आएगा, वहाँ पर भी एक डेट लिखी जाएगी। लेकिन पहले इसकी अगर बात करें हम लोग, तो डेट में ध्यान दिया करो, आप लोग बर्थ डेट जो भी लिखो ना, उस बर्थ डेट के कम से कम 16 ईयर्स बाद, 16 ईयर्स बाद ये एसएससी की एग्ज़ाम लिखनी होती है। क्योंकि जब आप 10th की एग्ज़ाम देते हो तो आप 16 साल के होते हो, बराबर ना। तो बर्थ डेट जो भी लिखी उसके 16 ईयर्स बाद लिखना वो, कि ऐसे मत लिखना कि भाई यहाँ पर बर्थ डेट जो लिखी और यहाँ का साल ही मैच ना होता हो, कि आपने बर्थ डेट रियली लिख दी हो और यहाँ पर भी जो है वो आपकी अगर बर्थ डेट होगी ना कोई आसपास, तो आपकी बर्थ डेट अगर 92, 93 या फिर जो भी, चलो अगर 99, 2000 जो भी साल का हो, तो उसके 16 साल बाद यहाँ एसएससी लिखना, उसके और 2 साल बाद फिर यहाँ एसएससी लिखना, एचएससी, बराबर। उसके 3 साल बाद यहाँ बैचलर डिग्री, और उसके 2 साल बाद यहाँ मास्टर डिग्री। तो साल ध्यान देना, पहले अपना बर्थ डेट लिखना, कि अगर आपका बर्थ डेट जो है वो सपोज 2000 है ना, अगर 2000 में आपका बर्थडे है तो आपका एसएससी होगा 2016 में, तो एचएससी होगा आपका 2018 में, 2 साल बाद, तो बीबीए होगा आपका 2021 में, 3 साल बाद, और एमबीए होगा आपका 2023 में, 2 साल बाद। और जहाँ पर एमबीए कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद फिर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस भी होता है, कि चलो 23 के बाद 24 तक आपने एक्सपीरियंस लिया, जो आगे लिखेंगे हम लोग, वो 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस, कि चलो अगर 24 में एक्सपीरियंस लिया, तो यहाँ जो आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हो ना, वो एप्लीकेशन 25 में लिख रहे हो, 2025 में। तो इसलिए यहाँ जो डेट होनी चाहिए ना, वो डेट 2025 की होनी चाहिए, बराबर, इसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो भी आपकी बर्थ डेट हो ना, उस बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ये सब ईयर्स लिखना, बराबर। नहीं तो यहाँ पर आपने आज की डेट लिख दी कि जिस दिन आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 2021 में है, तो यहाँ पर आपने 2021 लिख दिया, बराबर, कि जब एप्लीकेशन भेज रहे हो। और यहाँ पे इसके हिसाब से 2021 में तो अभी आपने बीबीए कंप्लीट किया है, जॉब कहाँ पर लगी आपकी, सही बात है ना। तो ये ईयर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज कुछ भी लिखो, यूनिवर्सिटी कोई भी लिखो, ठीक है, लेकिन ईयर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये खास ध्यान देना, ठीक है ना। जो भी बर्थ डेट हो उसके 16 ईयर्स बाद एसएससी, और 2 साल बाद एचएससी, और 3 साल बाद बैचलर डिग्री, और 2 साल बाद मास्टर डिग्री। फिर ये बीबीए एमबीए की जगह कोई भी बैचलर या मास्टर डिग्री हो, उसमें 3 साल और 2 साल गिनना, और इसके 2 साल बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन भेज रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ही सिर्फ ध्यान देना, अच्छी तरह से लिखना। वो जब ये लिखो तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि भाई आपका एक्सपीरियंस, जहाँ पर एक्सपीरियंस में लिखा जाता है कि ये 2 साल आपने क्या किया, कि एमबीए कंप्लीट किया 2023 में, ये एप्लीकेशन 2025 की है, तो बीच के 2 साल आपने कहीं पर जॉब किया होगा। तो कौन सी कंपनी में जॉब किया, कहाँ पर जॉब, कौन सी पोस्ट पे जॉब किया, तो वो एक्सपीरियंस आपको लिखना होता है कि आपका एक्सपीरियंस कौन सा है। एक्सपीरियंस के बाद फिर देना होता है रेफरेंस, बराबर। रेफरेंस यहाँ पर लिखेंगे। रेफरेंस मतलब अगर आपको कोई पहचानता हो तो उस कोई फेमस पर्सन आपको अगर कोई पहचानता हो तो उसके बारे में वहाँ पर लिखेंगे। जनरली रेफरेंस में वही दिया जाता है कि जहाँ पर आपने पहले जिस कंपनी में काम किया हो ना, उस कंपनी के मालिक का जो है वो रेफरेंस दिया जाता है, या फिर उस कंपनी में दूसरे काम करने वाले लोगों का रेफरेंस दिया जाता है, तो वो रेफरेंस यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है।
रेफरेंस के बाद अगर आपको जो है वो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या तो फिर अगर कोई एक्स्ट्रा डिग्री आपके पास है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स आपके पास है, तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लिखेंगे, बराबर ना, अगर है तो। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रीज़न फॉर चेंज। ये खास लिखा जाता है रीज़न फॉर चेंज, कि आपने ये जो जॉब छोड़ी और अब दूसरी जगह पर आपने एप्लीकेशन भेज रहे हो, तो पहली जॉब क्यों छोड़ी थी आपने, वो रीज़न लिखना है। और इस रीज़न में हमेशा ऑलमोस्ट यही लिखा जाता है फॉर बेटर फ्यूचर या फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। यहाँ रीज़न फॉर चेंज उसमें हमेशा यही लिखते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। कभी भी ऐसा नहीं लिखते कि बॉस के साथ झगड़ा हो गया था इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी, ऐसी सच्चाई इसमें नहीं लिखते। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, रीज़न फॉर चेंज। और आखिरी में लिखा जाता है एक्सपेक्टेड सैलरी, कि आपको कितनी सैलरी चाहिए यहाँ पर, कि आप जो मैनेजर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भेज रहे हो तो उसमें कितनी सैलरी चाहिए, वो सैलरी वहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। कि अगर आपको भाई सैलरी चलो 25 to 30,000, तो उसमें लिख सकते हैं बिटवीन 25 to 30, और ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं नेगोशिएबल। यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी में नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब हाँ ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे चलेगी, ठीक है। तो ये बायोडेटा में इतनी चीज़ें लिखो। इसके एक्स्ट्रा भी अगर आपकी कोई हॉबीज़ लिखनी हो या कोई दूसरे करिकुलम एक्टिविटीज़ हो जो आपने की हो उसके बारे में लिखना हो, तो वो ऐड कर सकते हो। बेसिक ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब ये हो जाए ना, तो आखिरी में फिर एक पैराग्राफ लिखते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बाद बता रहा हूँ कि इसके बाद लास्ट में फिर एक पैराग्राफ लिखते हैं। वो एक छोटा सा 2 लाइन का पैराग्राफ जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिली तो मैं अच्छी तरह से अपना 100% देकर आपकी कंपनी में काम करूँगा, और पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपकी कंपनी में काम करूँगा, बराबर ना। ये एक चीज़ सामने वाले कंपनी के लिए ज़रूर लिखी जाती है कि अगर मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिली तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा, बराबर। वो वहाँ पर लिख कर लास्ट में वो 2 लाइन का पैराग्राफ लिख कर और फिर लास्ट में कंप्लीट करते हैं योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, और अपना नाम वहाँ पर, ठीक है। तो ये जॉब एप्लीकेशन आपकी 7 मार्क की आती है। तो 7 मार्क की जॉब एप्लीकेशन में ये पूरा फॉर्मेट सही तरह से होना चाहिए। ये मैंने एकदम रफ में लिखा और शॉर्ट में बताया है आपको, आप अच्छी तरह से एक बार बुक में लिख लेना उसे, समझ आ रहा है ना। और जॉब एप्लीकेशन के बाद आखिरी में ऐसे आता है, तो ऐसे आपको पता है अगर 8 मार्क का ऐसे है तो उसके लिए कम से कम आपके 2.5 या 3 पेजेस होने चाहिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश मेन लैंग्वेज आती है। तो 2.5 से 3 पेजेस का ऐसे आपका अच्छी तरह से होना चाहिए, और पूरा ऐसे आपका 6 से 7 पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए। ऐसे आपको पता है कि जिसमें फर्स्ट 2 पैराग्राफ समझो इंट्रोडक्शन होते हैं, जो भी टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक को धीरे धीरे बिल्डअप किया जाता है पहले 2 पैराग्राफ में। फिर जो बीच के 3-4 पैराग्राफ होते हैं ना, उसमें मेन इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि किसके बारे में ऐसे है, वो पूरा टॉपिक बीच में खास लिखा जाता है। और आखिरी के जो एक आध पैराग्राफ होता है वो लास्ट के पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखा जाता है, बराबर। तो ये ऐसे भी लिखो तो ध्यान देना कि भाई अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में लिखो उसमें। और स्पीच, ऐसे के और में स्पीच आती है, तो स्पीच जब लिखो ना, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्पीच दी गई है कि भाई इसके ऊपर स्पीच लिखनी है, तो उसे भी लिखना ऐसे की तरह ही है, लेकिन ऐसे समझो कि भाई उसमें जो है वो अपने एक्सपीरियंस भी आप लोग ऐड कर सकते हो, कि भाई आई करके भी लिख सकते हो। स्पीच की शुरुआत हमेशा ऐसे होती है कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मुझे ये स्पीच देने का मौका मिला है, और सामने जैसे सब बैठे हुए थे, आप जैसे कोई स्टेज पे खड़े और सबको स्पीच देना है, तो आप स्टार्टिंग में ऐसे बोल सकते हो ना कि भाई डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, डियर प्रिंसिपल्स, ठीक है। ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो, फिर बता सकते हो कि भाई मुझे आज इस टॉपिक के ऊपर आपको स्पीच देनी है, तो मैं भाई ट्राई करूँगा कि भाई इस टॉपिक के ऊपर आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो स्पीच की शुरुआत इस तरह से करते हैं। उसके बाद फिर आप लोग जो है वो उस स्पीच के बारे में शुरू करो, फिर भले एक ऐसे की तरह लिखो तो भी ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो आई वर्ड्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्पीच में आप खुद बोल रहे हो ना, तो आपने एक्सपीरियंस उसमें लिख सकते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, या भाई मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, या भाई मैं ऐसा फील करता हूँ। तो स्पीच में ऐसे पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, ऐसे में नहीं, स्पीच में ये ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे या स्पीच, ये दोनों में आपको ऑप्शंस आते हैं। जो टॉपिक आपको इजी लगे उस टॉपिक के ऊपर आप लोग ऐसे या स्पीच लिख सकते हो,
समझ आया ना? तो जैसे आज ये इंग्लिश का पूरा फॉर्मेट देखा ना, तो उसे अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करना। तो अब फिर रिवीजन के जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।